Hello, my dear students. Today we will start our new chapter 2 India Climate and Natural Resources. Means हमारे जो भारत का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक जो संसाधन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड explain it. Okay, so now India is a vast country in terms of area. Due to the vast natural diversities, the climatic conditions differ from region to region. Climate refers to the average weather conditions over a long period of time. The altitude of the place, location of mountains, plateaus, distance from the sea or ocean, the tides and currents of the sea or the ocean and forest cover play an important role in creating the climatic condition of a place. बेटा इसमें क्या है, जो हमारा इंडिया है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, मीन्स बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा देश है. और यहाँ पे क्या इसके कारण जो है इसलिए यहाँ पे क्या बहुत सारी नेचुरल डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारी प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारी असमानताएं हैं. और कुछ तो क्लाइमेटिक होते हैं जो जलवायु से रिलेटेड होते हैं. इस तरह से रिलेटेड जो विभिन्नताएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं, दिखाई देती हैं. ओके, जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो लंबे समय तक कोई एक ही जलवायु रहती है, यानी कि एक ही क्लाइमेट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वहाँ का क्लाइमेट मान लेते हैं या फिर वहाँ का क्लाइमेट जैसे कि यहाँ गर्मी है तो हम लोग हमें कहेंगे यहाँ का हमेशा जो वेदर है वो हमेशा गर्म रहता है, हॉट रहता है, तो यहाँ क्लाइमेट हो गया. इससे जलवायु भी कहते हैं. हिंदी में क्लाइमेट की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग होती है जलवायु. ओके, अब ये जो मोस्टली जो होता है वो जमीन की ऊंचाई और पर्वतों का जो स्थान होता है और जो ढलान जो होती है समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल की ये जो मौसम के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. जैसे जो जलवायु जिस भी कंट्री की जो जलवायु होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है वहाँ के मौसम के, जंगल में जैसे समुद्र के कैसा प्रवाह है, वहाँ की ढलान कैसी है, वहाँ का पर्वत की ऊंचाई कैसी है, जमीन की ऊंचाई कैसी है, इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण होती है वहाँ के क्लाइमेट में. ओके, देन है आपका इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड lies between 8 degree north and 37 degree north latitudes. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Due to this, northern India experiences a cooler climate and it is warm in the central region. अब क्या है बेटा, जो भारत है वो उसको हम देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से, तो उसमें क्या है जो इसका जो नॉर्थ साइड में है वो 8 डिग्री और जो नॉर्थ के 37 डिग्री उत्तरी, मतलब नॉर्थ के साइड में वो अक्षांश बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लैटिट्यूड जो होता है उसके बीच में है. जो इस देश के जो बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं, जिसके बीच से जो एक लाइन गुजरती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. आप देखोगे इन दोनों के बीच में आप देखोगे देश के बीचों बीच एक बीच से लाइन गुजरती है जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो कि मिडिल लाइन होती है. ड्यू टू दिस नॉर्थर्न इंडिया एक्सपीरियंस कूलर क्लाइमेट द वार्म ऑफ द सेंट्रल रीजन. इस कारण से क्या होता है, यहाँ ठंडी में अत्यधिक ठंडी होती है और इस जो बीच की जो सीधी लाइन जो गुजरती है, इस कारण से जो उत्तर भारत जो होता है यानी कि जो नॉर्थ इंडिया होता है वो वहाँ पे ठंडी जो होती है और गर्मी भी जो होती है वो रहती है. ठंडी में बहुत ज्यादा ठंड रहती है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है. देन है आपका सेवरल प्लेसेस ऑफ कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट. ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम climatic conditions with both winters and summers being severe. However, the places situated at higher altitudes are cooler. Example श्रीनगर एंड मनाली. अब क्या है, हमारी जो कंट्री है उसमें से जो कुछ इसका जो क्षेत्र है वो समुद्र के किनारे है या फिर समुद्र से लगभग 500 किलोमीटर के से दूर है. इस कारण से क्या होता है, यहाँ जो ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में भी अत्यधिक गर्मी पड़ती है. परंतु जो स्थान जो ऊंचाई पर स्थित है वहां के का जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है.
जानते हैं, जो जैसे कि अगर आप देखते होगे, अगर हम नीचे भी रहते हैं और कहीं हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं और काफी ऊंचाई पे हमें ठंडी महसूस होने लगती है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? श्रीनगर है, मनाली। ठीक है। देन है आपका द रेनफॉल इज इंडिया। अब यहाँ पे जो आपका है, द रेनफॉल इज इंडिया ड्यू टू द सीजनल विंड्स। दीज विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द same direction throughout the year. This results in unequal distribution of rainfall in different parts of the country. Thus, the Meghalaya and Assam experience heavy rainfall, whereas there is scanty rainfall in the desert region of Rajasthan. अब क्या है, भारत में जो मौसम की जो हवा, हर एक मौसम में अलग अलग वर्षा होती है। भारत में जो मौसम के हिसाब से भी हवाएं चलती है, जिसके कारण से बारिश होती है ना। ये जो हवाएं हैं ये 12 महीने ही चलती रहती हैं, एक समान एक दिशा से नहीं बहती हैं, क्योंकि कभी पूरब की ओर से, कभी ईस्ट की साइड से, कभी वेस्ट की साइड से, इस तरह से ये हवाएं चारों दिशाओं से कोई भी दिशा से ये बहती हैं। इसलिए भी सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती है। जैसे मेघालय, असम में अत्यधिक वर्षा होती है, तो आप जानते हो कि मेघालय में सबसे ज्यादा और असम में भी बहुत अधिक वर्षा होती है। जबकि जो राजस्थान है वो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पे बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है। देन है आपका साउथर्न इंडिया बीइंग पेनिनसुला is surrounded by water bodies along its three sides. Due to this, places near the sea coast experience moderate heat and cold. Consequently, these areas enjoy the moderate climate. The Eastern Ghats and Western Ghats are on the east and west coast of South India, respectively. This also has an effect on the seasonal rainfall. Winds changing their course according to the season is a special feature of India's climate. India experiences all the three seasons: winter, summer and monsoon. Okay. अब इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है, जो हमारा जो साउथ इंडिया है, जो कि दक्षिण भारत है, उसमें तीनों तरफ क्या है, समुद्र है, और इसके किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। जो भी एरिया जो समुद्री किनारे सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, वहां पे ठंडी या गर्मी बहुत कम पड़ती है। और यहाँ का जो वातावरण होता है वो मतलब एक समान होता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। हिमालय और पूर्व की जो हिमालय में जो क्षेत्र आते हैं, हिमालय में, उसमें क्या, जो उसके पूर्व की और जो क्षेत्र आते हैं वो पहाड़ी, उसमें वहां पे नमी युक्त से जो नमी, मतलब उसमें बहुत ह्यूमिडिटी होती है, उसमें नमी युक्त हवाएं चलती, हवाओं को चलने से वो रोकती है। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जहां नमी ज्यादा होगी तो वहां पे वर्षा अधिक होती है। हम लोग जानते हैं, आज कैसे हम लोग को मालूम चला, आज बहुत ही उमस हो रही है, तो यानी कि आज बारिश होगी। हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना, उसी तरह से जिस एरिया में ज्यादा नमी होती है और इस वजह से वहां पे अधिक वर्षा, जैसे कि मेघालय और शिलांग, असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। अब क्या बेटा, मौसम के अनुसार जो बदलती हवाएं जो होती हैं, भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषताएं होती है। ये मौसम के अनुसार हवाएं बदलती रहती हैं, कभी उत्तर, कभी पूरब, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, इस तरह से ये हवाएं अलग अलग दिशाओं से बहती हैं। भारत में तीनों ऋतुओं का अनुभव होता है, जैसे कि ठंडी, गर्मी और वर्षा। तीन मौसम हमारे इंडिया में होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो मौसम माने जाते हैं। ऐसे तो छह मौसम होते हैं, पर ये तीन मौसम मुख्य होते हैं। ठीक है। देन आपका विंटर आता है। विंटर में क्या होता है, इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी ड्यू टू द slanting rays of the sun during winter. The temperature fall. Places in northern and northeastern India like Shimla and Darjeeling experience extremely cold temperature. Many a time the temperature falls below 5 degrees Celsius, which result in snowfall at time. It is not very cold in southern India as it is comparatively near area to the equator. अब ठंडी जो होती है, ये क्या है, भारत में जो ठंड का जो महीना होता है वो कब होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 3 महीनों में बहुत ही ठंडी का अनुभव हम लोग करते हैं।
यहाँ इस समय क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती है तिरछी पड़ने के कारण इसमें तापमान नीचे आ जाता है। और उत्तर और जो उत्तर का जो उत्तर भारत जो है हमारा, जो नॉर्थ इंडिया जो है, इस वजह से क्या होता है, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया जो है हमारे, जैसे कि शिमला और दार्जिलिंग, इन सारे प्रदेशों में बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है, यहाँ तक कि वहां पे स्नोफॉल भी होना शुरू हो जाते हैं। कई बार तो तापमान पता है क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, और वहां आए दिन हिमवर्षा भी होती रहती है। और जो साउथ इंडिया है उसमें क्या होता है, जो साउथ इंडिया में जो उसमें कॉम्परेटिव नियर होता है इक्वेटर के, वो पास में पड़ता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, वहां पे ठंडी नहीं पड़ती है क्योंकि वो इक्वेटर के पास होता है। ठीक है, देन है आपका समर। समर क्या है बेटा, इंडिया एक्सपीरियंसेस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे due to the direction rays of the sun falling on place near the tropic of Cancer. The temperature is very high in many places of central and western India. Temperature ranges between 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. During April-June, it is extremely hot in the desert of Rajasthan. अब समर क्या है बेटा, भारत में जो है मार्च से मई का जो महीना होता है, यहाँ पे ये जो मंथ है उसमें हम गर्मी का अनुभव करते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि गर्मी का मौसम आ चुका है। अब जो इस समय जो यहाँ पे जो क्या होता है, जो सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पे जो सन की जो किरणें होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इस कारण जो तापमान बहुत ही ऊपर चला जाता है। इसके अलावा जो मिडल में और जो इक्वेटर की जो रेखाएं होती है, भारत के अप्रैल से जून के महीने में कई जगहों का तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच रहता है। अब जो ये जब सूर्य की किरणें बिल्कुल इतनी सीधी पड़ती है कि जो अप्रैल और जून के महीने में जो तापमान होता है 45 या 50 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहता है। राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबको पता है। नेक्स्ट है आपका monsoon. Monsoon is a very important season of India. It lasts from June September. India receives approximately 80% rainfall during these months. The winds blowing across the Arabian Sea enter India through the Malabar coast of Kerala. That region receives more than 300 centimeters of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal bring rainfall to the eastern parts of India like West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. The retreating monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the month of October and November. Okay? अब इसमें भारत के लिए जो अत्यंत जो महत्वपूर्ण है वो बारिश की जो ऋतु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बरसात का जो मौसम आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इंडिया में। जून से सितंबर महीने के जो उसके बीच में जो बरसात का हम लोग अनुभव करते हैं। भारत में लगभग 80% वर्षा जो है इसी ऋतु में होती है। अरब सागर से जो आने वाली हवाएं होती हैं वो केरल के जो मालाबार के किनारे से प्रवेश करती हैं, वहां 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो आदि जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहां पे वर्षा लाते हैं। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में वर्षा लाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। जलवायु का क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, मानव के जीवन पे। ओके, क्लाइमेट हैज ट्रीमेंडस effect of human life. These effect is visible in the diet, lifestyle and natural of the people. ये जो क्लाइमेट है मनुष्य के जीवन में बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभाव डालता है। इसका जो प्रभाव होता है वो लोगों के भोजन, उनके रहन सहन, उनका स्वभाव आदि पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान फेसेस वाटर स्कैर्सिटी एंड हेंस मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव वेल ट्रेसेस टू स्टोर वाटर। अब राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी का जो संग्रह होता है करने के लिए क्या होता है, वहां करने के लिए वहां पे मकान छत वाले होते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीपुल इन नॉर्थर्न इंडिया यूज woolen garments to protect themselves from extremely cold, while people of South India prefer cotton cloths to protect themselves from heat. The people of desert region wear loose cotton cloths to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sun blowing across the desert. They also cover their heads with the cloth piece, large handkerchief to protect their head and hair from the sand. ओके अब जो इंडिया है उसके जो उत्तरी राज्यों में जो ठंडी से बचने के लिए लोग उलन के कपड़े पहनते हैं, एंड जो दक्षिण जो उसका जो दक्षिण भाग है जो मतलब वहां पे क्या होता है, राज्य में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, तो इसलिए वहां के लोग सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जबकि जो रेगिस्तान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां के लोग बहुत ही वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसे बचने के लिए वो और वहां की जो उड़ती हुई धूल जो है उसे झड़ जाए इस प्रकार के सूती कपड़े पहनते जो कि ढीले हों और कॉटन से बने हों और सिर में रेती ना भरे, इसके लिए वो सिर पर कपड़े का टुकड़ा यानी रुमाल बांध कर भी रखते हैं, है ना। देन है आपका ड्यू टू द वेरिड climate condition across India, people of Gujarat are usually engaged in businesses to people of Punjab, mostly soldiers, while the people of northern India are involved agriculture. Similarly, the nomads of the desert are engaged in animals husbandry. अब भारत की जलवायु में अलग अलग होने के कारण जो गुजरात में व्यापार और पंजाब में जो है लोग ज्यादातर सोल्जर्स में जाते सिपाही बनते हैं, एंड उत्तर भारत के जो लोग हैं वो ज्यादातर खेती करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय है, उनका बिजनेस है। और जो मरुस्थलीय जो रेगिस्तान के जो लोग होते हैं जो विचरण करने वाले होते हैं, जो मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे नोमैडिक जो बंजारे की जो लाइफ के जो लोग होते हैं वो पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर घूमते रहते हैं, है ना। देन व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल of the coastal areas of Gujarat, while rice and fish from the staple diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. गुजरात के जो समुद्री किनारे वाले जो विस्तार में जैसे गेहूं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है, ठीक है। देन है आपका द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या मीनिंग है रिसोर्सेज की? रिसोर्सेज में जो संसाधन होते हैं ना जो हमारे यूज में लाए जाते हैं उसके क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है। तो everything available in our environment which can be stored and used based on the quality, capacity and utility and which become our heritage can be termed as resources, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है बेटा? जी हाँ, निश्चित उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लिए जाते हैं यानी कि जो भी उपाय किए जाते हैं उसको हम संसाधन कहते हैं। जो हमारा कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय हम करते हैं और उसको उस उपाय को पूरा करेंगे जो भी हम संसाधन को यूज करते हैं उसको हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य द्वारा जो संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ या गुण, उनकी क्षमता और कार्य जो है जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे हम संसाधन कहा जाता है। क्योंकि देखो इसमें क्या है बेटा, जो मनुष्य अपने द्वारा जो संग्रहित करता है, जिसको स्टोर करता है, अब उसके लिए विश्वासदायक वस्तु होती है कि ये हमारे कठिन समय में हमारी हेल्प करेगा। लाइक दिस, जैसे कि जो उसकी क्वालिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसके जो कार्य होते हैं, यही सब मनुष्य की संपत्ति बनकर उसके संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। देन रिसोर्सेज आर आल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर concrete solution towards problems. Anything that can be aimed at use to accomplish human necessities also become a resources. The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. That is why those minerals were not considered as a resources, but these resources are very useful for the modern man. The things that help in man's welfare and satisfy their demands are resources for man. जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य के द्वारा जो विश्वास की जो जो उनको ऐसा लगता है कि हमारे कठिन समय में इन सारी चीजों का उपयोग होगा, जो उनकी गुण और क्षमता पे जो डिपेंड, उसको हम संसाधन कहते हैं।
जहाँ पे मनुष्य जो है वो स्वयं को लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए क्षमता का समावेश होता है। मतलब उन संसाधनों को, रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करता है जिससे वो मुसीबत के समय में भी उससे बाहर निकल सके। ठीक है, इस प्रकार जो किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से जो उपयोग करने के जो साधन बनाए जाते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अब क्या जो मतलब हमारे जो ऐतिहासिक काल में क्या था, जो मनुष्य को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं होती थी। पर बहुत साल पहले क्या होता था, लोग जो थे वो जमीन के नीचे जो उनके नीचे सोना चांदी हीरे मोती अपना एक खजाना गाड़ के रखते थे, उसके अंदर जमीन के नीचे दफना के रखते थे ताकि वो देख ना ले, और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती थी, उसका उपयोग करना नहीं जानता था। ठीक है, उसके लिए वो संसाधन नहीं था। किंतु आधुनिक जो मनुष्य है उसके लिए पदार्थ बहुत ही उपयोगी है। ये पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए ये वह क्या है, संसाधन है। ओके, देन है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, natural resources are anything that exists naturally in any environment, is easily available and useful to man. There are three types of resources. Number 1 water resources, number 2 mineral resources and number 3 land resources. Okay, first जो है आपका क्या है, वाटर रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जो रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से अपने आप, यानी प्राकृतिक रूप से यानी कि जो नेचुरल रूप से जो अपने आप जो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और मनुष्य के उपयोग में लिए जाने के लिए वो पदार्थ जो होते हैं और मनुष्य के लिए वो यूजफुल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, मिनरल और लैंड रिसोर्सेज। ओके, फर्स्ट है हमारा वाटर रिसोर्सेज। The water resources of India. The water resources of India includes river, lakes, seas, etc. Rivers from India are divided into 2 on the basis of its origin and characteristics. Rivers of northern India, number 2 rivers of southern India. अब जो भारत के जो जल के जो संसाधन हैं, जैसे कि नदियां, झील, समुद्र, ये सारे मिले होते हैं। ये सब क्या है, वाटर रिसोर्सेज हैं। जो भारत की जो नदियां हैं उनकी उत्पत्ति के स्वरूप, उनकी विशेषता के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर भारत की नदियां और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां। ओके, देन है आपका रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, अब इसमें क्या है, The Sindhu, Gangas, Yamuna and Brahmaputra are the river of the northern India. They are perennial in nature. The Ganga is also known as the Bhagirathi. There is a triangular fertile plain near the delta of the river Ganga. The Ganga and the Brahmaputra are major waterways of India and used for navigation purpose. Beside these, the Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and bases also flow in the north. Every year, devastating floods in Koshi River in the state of Bihar destroy the lives and property of the people of that area. अब जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इसमें मोस्टली नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियां जो हैं मध्य भारत में स्थित जैसे पर्वतों से की श्रृंखलाओं, पर्वत मन पहाड़ों से होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदी, नर्मदा, तापी, महानदी जैसी जो नदियां हैं ये पर्वतों से होकर बहती हैं। नर्मदा और जो तापी नदी है वो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। और ये जो सभी नदियां हैं, जबकि जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हैं, यानी कि वेस्ट की ओर, ईस्ट, ये जो तुंगभद्रा, ये जो सारी नदियां हैं वो पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर बहते हैं। ठीक है, देन ये जो सारी जो नदियां हैं ये पूर्व दिशा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। ये जो सभी नदियां हैं असमतल प्रदेश से होकर
बहने के कारण ऊंची नीचे ढलान के कारण इसका जो जलप्रपात रचती है, मतलब कभी ऊंचाई से कभी नीचाई से, मतलब ऊंचे नीचे होने, ये अलग अलग दिशाओं से, मतलब अलग अलग जगहों से होकर ये गुजरती हैं। इस कारण ये नदियां का जो जलमार्ग होता है वो बहुत ही उपयोगी नहीं होता है। सिंचाई और जल विद्युत जैसे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए नदियों का पानी उपयोग किया जाता है। ठीक है, देन हम इसमें आपका पढ़ेंगे, सॉरी बेटा, ये मैंने आपको ना नॉर्थर्न इंडिया का नहीं समझा के, मैंने ये आपको रिवर्स साउथर्न इंडिया का समझा दिया। फर्स्टली हमारा रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, द सिंधु, गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। दे आर perennial in nature. The Ganga is also known as the Bhagirathi. There is the triangular fertile plain near the delta of the river Ganga. The Ganga and the Brahmaputra are major waterways of India and used of navigation purposes. Beside these of Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and Beaches also flow the north. Every year, devastating floods in Kosi river in the state of Bihar destroy the lives and property of the people of the that of the area. सिंधु, गंगा, यमुना, ये ब्रह्मपुत्री जो सारी नदियां हैं, इन नदियों को 12 महीने में पानी रहता है। गंगा नदी को जो भगीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी जो भगीरथी क्यों कहते हैं जानते हो आप लोग? क्योंकि जो पृथ्वी पर गंगा को लाने में भगीरथ ने बहुत तपस्या की थी, जिसके पश्चात ही गंगा पृथ्वी पर आई थी। गंगा नदी ने अपने जो मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के रूप में उपयोगी हैं। इसके उपरांत जो झेलम, चिन्नाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसी ये सारी जो नदियां हैं वो भी बहती हैं। बिहार में जो कोशी नदी है प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वहां पे वह बिहार के काफी विशाल विस्तारों का नुकसान पहुंचाती है। जो कोशी नदी है उसमें हर साल बिहार में बाढ़ आता है, जो कि काफी हद तक वहां पे नुकसान पहुंचाती है। समझे आप? नेक्स्ट है आपका रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की नदियां। पहले हमने क्या पढ़ा? उत्तर भारत की नदियां, फिर है दक्षिण भारत की नदियां। Rivers like Tapi, Narmada and Mahanandi flow down of the mountains of central India. The Narmada and Tapi flows towards the west of merge with the Arabian Sea, while the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flow eastwards and merge into the Bay of Bengal. These rivers flow through the uneven surface of the ground like high and sloppy region and therefore from waterfalls. That is why these rivers are not used as waterways. They are used to irrigation purposes and in productions of hydroelectricity. Okay, अब इसमें क्या है बेटा, जो नर्मदा, तापी, महानदी जैसी जो नदियां हैं वो मध्य भारत में जो स्थित पर्वतों से होकर बहती हैं। ये जो नर्मदा, तापी ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है, जबकि जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा ये पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ये सभी नदियां जो है मतलब एक समान प्रदेश में नहीं होकर नहीं होकर गुजरती हैं, कहीं ऊंची कभी नीची, मतलब हर जगह से होकर गुजरने के कारण इसमें ऊंची नीची ढलान होती है, जिसके कारण ये मतलब एक समान नहीं बह पाती है। इस कारण से जो नदियां हैं वो उपयोगी नहीं हो पाती हैं। ये जो नदियां हैं मोस्टली इनसे क्या होता है, सिंचाई और जल जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इन नदियों का पानी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के लिए इनके लिए भी उपयोग किया जाता है। आपका नीचे यहाँ पे दिया गया है चार्ट है रिवर्स, उसके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है एंड बेनिफिशियरिटी के, उसकी मतलब आपके उसके बारे में क्या आप उसको उससे आप क्या प्रभावित, उससे आपको क्या लाभ मिलता है, ठीक है, क्या बेनिफिट है आपको उससे। तो नर्मदा नदी, नर्मदा प्रोजेक्ट के है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र इन सब से इरिगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, पीने के लिए हमें मतलब एक भरपूर मात्रा में पानी मिलता है हमें। कृष्णा है, तुंगभद्रा, द कोशी है, महानदी, सतलज, ये सारी किसी न किसी प्रोजेक्ट के इसके नाम दिए। कौन सा प्रोजेक्ट में सारी नदियां आती है और इनके क्या बेनिफिट है हमें। ओके, एंड डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया? क्या आप जो भारत में जो नेचुरल लेक्स हैं भारत में उसके बारे में आप जानते हो? तो कौन से स्टेट्स में कौन से लेक हैं ये चार्ट में आपका लिखा हुआ। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सा लेक है? डल एंड क्या है बेटा आपका जम्मू कश्मीर में है डल एंड वुलर, एंड यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है।
ठीक है। देन है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर लेक है यहाँ भी। देन है आपका तमिलनाडु पुलिकट, साल्ट वाटर है यहाँ का। उड़ीसा चिल्का में साल्ट वाटर है। राजस्थान संभार साल्ट वाटर लेक है। गुजरात मालसरोवर पार्टली साल्ट वाटर लेक है। मतलब वहाँ पे नमकीन पानी भी है और मीठा पानी भी है। ओके।